प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी, पार्टी के समस्त नेतागण और इस सम्मेलन में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आज बहुत अच्छा भाषण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। और मैं समझता हूं कि 2024 को जो फतेह करने की बात हम लोग करते हैं, वो बगैर संघर्ष के हम 2024 को फतेह नहीं कर सकते। दोस्तों, हमें सही सही बातें कहने की और सुनने की आदत डालनी चाहिए। ये पार्टी का जो संगठन है, ये संगठन जब तक अपने आप को मिट्टी में नहीं मिलाएगा, समाजवादी पार्टी की ताकत में इजाफा नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, तो 2024 में जो हम लोग पाना चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे। मुझे खुशी है कि अभी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में शानदार काम किया। हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, देश के लोगों, लोकसभा और विधानसभा से कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होगी, अब तो इस देश के चौराहों को गरमाने की आवश्यकता है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, बेवसी है, लाचारी है, जातिगत जनगणना है, दलितों पर अत्याचार है, किसानों की लूट है, इन सब मुद्दों को लेकर के जब तक हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे, हम लोगों ने जेल जाने की आदत छोड़ दी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लड़ाई कैसी हुई एक अलग सवाल है, लेकिन जब तक ये लड़ाई खेत खलियान और चौराहे पर नहीं होगी, तब तक समाजवादी पार्टी को ताकत नहीं मिलेगी। और इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि 2024 में कुछ हासिल करना है तो हमें अपना मिजाज बदलना पड़ेगा। हम सुविधा भोगी हो गए हैं, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों, एक पार्टी से दलितों का मोह भंग हो रहा है, लेकिन जब हम किसानों की बात करते हैं तो हमें किसानों को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि परेशानी में हम तुम्हारे साथ हैं। अकलियत के लोगों की बात करते हैं तो उन्हें विश्वास देना पड़ेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब, मैं बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूं, आज जो दलितों पर अत्याचार हो रहा है जगह जगह, हमारे खाली कहने से काम नहीं चलेगा कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है और हम इसकी निंदा करते हैं। जहां कहीं भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अगर उन दलितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मोर्चा खोल दें, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनको इंसाफ दिलाने के लिए जेल चले जाएं, ये दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएगा। हमारे आचरण से कहीं न कहीं ये संदेश जाना चाहिए कि हम न सिर्फ भाषण दे रहे हैं, मुसीबत में हम तुम्हारे साथ हैं। ये जो बीजेपी के लोग हैं, हमारे कुछ मित्रों ने जिक्र भी किया, इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला दुनिया में कोई है? तिरंगा झंडा, तिरंगे झंडे से इनका क्या मतलब? 19 से 29 में लाहौर कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस पार्टी के लाहौर कॉन्फ्रेंस में स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था और 26 जनवरी 1930 को
कांग्रेस ने यह फैसला किया कि पूरे देश में तिरंगा फहराया जाएगा। ये जो बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने कहा हम तिरंगा नहीं फहराएंगे, हर घर में भगवा ध्वज की पूजा की जाएगी। इनका तिरंगे से रिश्ता कब हो गया? 1948 में उन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनका कहना ऐसा कि जब मनु जी ने इतना अच्छा संविधान तैयार कर दिया है तो इस देश में किसी और संविधान की आवश्यकता नहीं है। आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं है, अंग्रेजों के गुलाम। इनको तिरंगा निकालने का क्या हक है? और आज मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, ये झूठ, छल, फरेब, जिस तरह का काम ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आपको सावधान रहना है। समाजवादी पार्टी के लोगों में आपसे एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा। आप भारी चक्कर में पड़े रहते हैं पदों के में। पता चला कि एक मोहल्ले में 3 प्रदेश सचिव रहते हैं। क्या करोगे इन पदों का? जिसको आपके मोहल्ले में नमस्कार करने वाले नहीं हैं, उसे इंग्लैंड से कोई नमस्कार करने थोड़ी आएगा। जनता का भरोसा जीतो, उनका विश्वास अर्जित करो, उनका दुख में शरीक हो जाओ। उससे जो इज्जत मिलेगी वो किसी पद से बड़ी चीज होगी। पदों के चक्कर में पद से कौन बड़ा आदमी हो गया बताओ हमें। 1963 में मुश्किल से डॉक्टर लोहिया लोकसभा में पहुंच पाए थे। डॉक्टर अंबेडकर तो संविधान सभा में महाराष्ट्र से नहीं, बंगाल से पहुंचे थे, चुनाव हार गए थे। महात्मा गांधी के पास कौन सा पद था? लेकिन दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आदमी जब हिंदुस्तान में आता है तो किसी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की समाधि पर नहीं जाता। उसका सर अगर कहीं झुकता है तो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर के झुकता है। गांधी से बड़ा आदमी दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। गांधी जी के इंतकाल के बाद सोवियत रूस को छोड़ के दुनिया का कोई झंडा ऐसा नहीं था जो गांधी के सम्मान में न झुकाओ। दोस्तों, आप लोगों से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दुनिया का इतिहास गवाह है, इज्जत उसी को मिली है जिसने कष्ट झेले। जो पिटा है, परेशान रहा है, उसी को इज्जत मिली है, पद से इज्जत नहीं मिली। अकबर महान बड़ा बादशाह, और एक मामले में मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने सामाजिक सद्भाव के लिए एक मजहब दीन इलाही चलाया। अकबर बहुत बड़ा बादशाह था। महाराणा प्रताप जिंदगी भर लड़ते रहे, घास की रोटी खाते रहे। महाराणा प्रताप कभी जीते नहीं, लड़ते रहे। आज किसी फोटो वाले की दुकान पर चले जाना, तस्वीर खरीदने के लिए महाराणा प्रताप की तस्वीर तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अकबर की तस्वीर आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो लड़ता रहा है, जिसने संघर्ष किया है, पूजा उसी की हुई है। और मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि अगर समाजवादी पार्टी को ताकत देनी है तो संघर्ष के अलावा कोई चारा नहीं है। ऐसी बातों से जिनको आप आज के लिए अख्तियार किए हो, कुछ लोगों का, प्रोफेसर साहब, कभी कभी हम 2-4 महीने में लखनऊ में आते हैं तो पार्टी में घुसते ही हर बार वही चेहरे मिल जाते हैं। लगता तो यह कुछ लोगों ने लखनऊ में ही अपना ठिकाना बना लिया है और लोग इसी को राजनीति समझते हैं, जमीन पर काम नहीं करते। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तारीफ की कि सदस्यता अभियान ठीक चला है। प्रोफेसर साहब, ये महकमा आपके ही पास है, जरा जांच पड़ताल कर लेना। कई जिलों में तो जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी सदस्य नहीं बने। ये हालत है। न सदस्यता में इन्होंने कोई योगदान किया है। ये काहे बात के नेता हैं? हमारा आपसे आग्रह है कि पुराना तौर तरीका नहीं चलेगा। ये ऐसी आलीशान पार्टी
या समाजवादी पार्टी की कब्र खोदने वाला भी समाजवादी पार्टी में है और समाजवादी पार्टी के लिए मरने वाला भी समाजवादी पार्टी में है। ये दो तरह के लोगों में हमें फर्क करना पड़ेगा। इज्जत उन लोगों को मिलनी चाहिए जो जमीन पर काम करते हैं। इज्जत उन लोगों को मिलनी चाहिए जो अखिलेश जी के चक्कर नहीं लगाते। वो खुश हो जाता है अखिलेश जी की तस्वीर देख के ही। उसके पास पैसा ही नहीं है कि वो लखनऊ में आए। ऐसे कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को सम्मान देने की आवश्यकता है। और मैं अंत में आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में तो मैदान साफ है, लड़ाई हमारी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की है। और दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लगता है कि अब कुछ लोगों ने भाषण दिया कि अखिलेश जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अच्छी बात है। हम सब लोगों का मुस्तकबिल, हम सब लोगों का भविष्य अखिलेश जी के साथ ही जुड़ा हुआ है। अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ हो भी सकता है। जब इस देश में देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो अखिलेश जी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते। लेकिन अखिलेश जी प्रधानमंत्री बने या न पड़े, समाजवादी पार्टी के साथियों, पार्टी को इतना मजबूत बना देना कि 2024 में कोई सरकार बने, वो सरकार समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के बगैर नहीं बने। यही आपसे आग्रह करना था। बहुत बहुत धन्यवाद।